दृष्टि IAS क्लास नोट्स फॉर UPSC। इसमें हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तक पढ़ चुके थे। यहाँ तक कि हमने देखा था कि इसमें संसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, और यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया। अब इसे आगे देखेंगे। केशवानंद केस में संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संघवाद, शक्ति पृथक्करण, यहाँ पे होगा शक्ति पृथक्करण और विधि का शासन, फंडामेंटल राइट में मूल तत्व और संसद की सीमित संशोधन शक्ति को मूल ढांचा माना गया। किसको माना गया? संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य, संघवाद, शक्ति पृथक्करण, विधि का शासन और मूल अधिकार के मूल तत्व, संसद की सीमित संशोधन शक्ति। मूल ढांचे का निर्धारण करता कौन है? तो मूल ढांचे का निर्धारण करता जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया। इस तरह धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने अन्य निर्णयों के द्वारा मूल ढांचे का विकास होता रहा, यानी कि एग्जैक्ट इसकी परिभाषा नहीं दी, जैसे जैसे निर्णय आते गए उस हिसाब से इसकी व्याख्या बढ़ती गई। मूल ढांचे के विकास से संबंधित निम्न केस हैं। पहला केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को 6 साल तक रद्द कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया कि राजनारायण जो है इनके अपोजिट में इलेक्शन में खड़े हुए थे, इंदिरा गांधी जीत गई, तो इन्होंने लगाया कि नहीं, इन्होंने मशीनी गड़बड़ी की है, ऐसा केस किया जिसकी वजह से कोर्ट ने क्या किया, इनकी सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन इंदिरा ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके अंतिम निर्णय कर हाई कोर्ट के निर्णय को रोक और पीएम बनी रही। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी सुनवाई की और कहा कि नहीं, जब तक हमारा अंतिम निर्णय नहीं आया तब तक ये पीएम बनी रहेंगी। कौन? इंदिरा गांधी। तो उसी बीच क्या हुआ, जब तक वो पीएम बनी थी तभी उसी बीच में राष्ट्रीय आपातकाल लेके आती है इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को, जो 39वां संविधान संशोधन होता है, इन्होंने किया। ठीक है, और 329A जोड़ दिया, जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि इंदिरा गांधी का चुनाव वैध है, यानी कि इंदिरा गांधी के पक्ष में। इसके साथ ही पीएम के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, यानी कि इनके बारे में नहीं कहा कुछ, लेकिन कहा कि पीएम को चुनौती दी जा सकती है। और 39वें संविधान संशोधन को संवैधानिक नहीं माना। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को संविधान का मूल ढांचा माना गया इसी संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, 368 का 4 और 5 जोड़ा गया, यानी कि संसद की संशोधन शक्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये कहा गया कि इसमें जो है न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन करके फिर से संशोधन की शक्ति को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। उसके बाद इसी को चुनौती देने के लिए मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। 10 जज से 9:1 में इसका 5 जज से 4:1 में इसका फैसला आया। इसके आर्टिकल 368 का 4 और 5 असंवैधानिक माना गया और कहा गया कि न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा है और जो हमारा फंडामेंटल राइट है और डीपीएसपी है, इसके मध्य संतुलन होना चाहिए मूल ढांचा में। ठीक है, और संसद की सीमित संशोधन शक्ति मूल ढांचा है। और यहाँ पे जो है ये बात क्यों कही थी, फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी के मध्य समझौता होना चाहिए। तो इसे देखेंगे, जब हमारा 25वां संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें 31 का ए जोड़ दिया गया था। डीपीएसपी के 39 का बी और सी भी जोड़ा गया था। कानूनों को फंडामेंटल राइट के आधार पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें ये लिखा हुआ था कि 39 का ए और 39 के सी को हम जो है मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते हैं। 39 के बी में क्या लिखा था, इसमें होता क्या है, तो भौतिक संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण के लिए नहीं दे सकते हैं। और किसके लिए? सी में क्या था, धन व उत्पादनों के साधन के केंद्रीकरण ना हो, इसके लिए नहीं दे सकते हैं। इसके तहत कानून बना, उसका नाम क्या था, इसके लिए जो कानून बना उसका नाम था सिख टेक्सटाइल अंडरस्टैंडिंग नेशनलिज्म एक्ट 1974 बनाया गया। अब ये जो इधर कानून बना था, इसको लेकर के ये निर्णय आया था क्या, जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच संतुलन होना चाहिए। ये जो सिख टेक्सटाइल अंडरस्टैंडिंग नेशनलिज्म कानून आया था 1974 का जो ये कानून था, इसमें मिनर्वा मिल्स केस यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 39 का बी और सी के तहत सरकार कानून बना सकती है, लेकिन इसमें चुनौती दी जा सकती है। कानून तो बनाएगी पर चुनौती भी दे सकते हैं।
और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि डीपीएसपी के आधार पर फंडामेंटल राइट को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का समन्वय व सामंजस्य ही मूल ढांचा है। ठीक है। आता है एसआर बॉम्बई केस। इसमें क्या था, धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद को मूल ढांचा माना गया था। फिर आईआर कोयलो केस आया था, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आया था एल चंद्र कुमार केस 1997। न्यायिक शक्ति और न्यायिक समीक्षा की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है और यह मूल ढांचे का हिस्सा है। अब यह मूल ढांचे का महत्व क्या है? तो पहला, यह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, जैसे विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण आदि। संसदीय अधिनायकवाद पर रोक लगाता है, क्योंकि संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। अब आधारभूत ढांचे की आलोचना क्या है? तो कह रहे मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका को शक्तिशाली बना देता है, जिस कारण संसदीय शक्ति सीमित हो जाती है, पहला। दूसरा, मूल ढांचा परिभाषित नहीं है, जिसे 3 अंग यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो संवैधानिक अनिश्चितता को बढ़ा देता है। तीसरा क्या कह रहा है, इससे लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि संसद निर्वाचित है जबकि न्यायपालिका क्या है, निर्वाचित नहीं होती है। तो क्या गैर निर्वाचित संस्था एक निर्वाचित संस्था को सीमित कर सकती है? यह प्रश्न यहाँ पे उठता है। यह बात सही है कि मूल ढांचा परिभाषित व सुस्पष्ट नहीं है, जिस कारण सरकार के अंगों में टकराव आता है। लेकिन संसद संविधान की शक्ति लेती है, तब संसद संविधान को नष्ट करने का अधिकार नहीं रख सकती। मतलब संसद को संविधान से शक्ति तो मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान को नष्ट कर सकती है। और संविधान केवल बहुमत का दस्तावेज नहीं है, बल्कि संविधान अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों का भी दस्तावेज है। इसीलिए आधारभूत ढांचा सिद्धांत ने तो न्यायवाद सिद्धांत है, मतलब ये जो है ना, ये क्या है, न्यायिक अधिन्यायिकवादी सिद्धांत है, और ना ही क्या है, संसदीय लोकतंत्र का अवरोध है। यानी दोनों में से कुछ नहीं है, दोनों का सामंजस्य है। ये दोनों के बीच संतुलन का सर्वाधिक तंत्र है, जो विधि का शासन, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता को संरक्षण करता है। अब मेंस का एक प्रश्न है कि संविधान का संशोधन करने की शक्ति, संसद की जो शक्ति है, एक परिसीमित शक्ति है, इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए, और क्या संसद संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन शक्ति का विशुद्धिकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? दूसरा प्रश्न है, मूल ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका पर का नवाचार है और न्यायिक निर्णय सहित मूल ढांचे की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न, आधारभूत ढांचा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करता है, इसके उदय और विकास की विश्लेषण कीजिए। लास्ट प्रश्न है कि 9वीं अनुसूची और मूल ढांचे के सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे ये बीपीएससी देख करके आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये नोट्स यूपीएससी का है, मेरा बैच भी यूपीएससी का है। जस्ट मेरे पास कॉपी अवेलेबल थी बीपीएससी का, इसलिए मैं इसमें लिखती हूँ। क्लास में हम लोग संविधान संशोधन को देखेंगे।